Hello students, welcome back at my channel Eco by KK Sir. In last video, I have started lesson number 4 of macroeconomics measurement of national income. लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैल्यू एडिड मेथड के बारे में समझाया था। आपको पता है कि देयर आर 3 मेथड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैल्यू एडिड मेथड के बारे में समझाया था, मेजरिंग नेशनल इनकम। इस वीडियो के अंदर हम इनकम मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मेथड। तो इनकम मेथड नेशनल इनकम को मेजर करता है फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम पर्सपेक्टिव से मेजर करता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एज यू नो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जितने भी कंट्री के ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस होते हैं, इन्होंने जो एक साल में इनकम अर्न करी उसका टोटल कर देते हैं एंड विल गेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इनकम मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम थ्रू द इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस मेथड से नेशनल इनकम को इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर किया जाता है। According to this method, all the income that accrue to the factors of production by way of rent, wages, interest and profit are summed up. ठीक है, to get national income. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड को रेंट मिला, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट मिला और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिला, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम आ जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। अब हम जब नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उसको मेजर सबसे पहले हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आती है। जैसे हमने ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनको ऐड कर दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम। तो आपको पता है फिर डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआई ऐड कर देंगे और नेशनल इनकम आ जाएगी। क्या करना, अब ये कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम से नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम के ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स हैं डोमेस्टिक इनकम के। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नंबर 3 इज मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ वी विल स्टडी ऑल दीज 3 मेथड्स वन बाय वन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? It is the reward which the employees get from their employer for rendering productive activities. क्या होता है ये? प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो रिवॉर्ड मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से, जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको अपने मालिक से जो रिवॉर्ड मिलता है एम्प्लॉयर से प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के बदले में, उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलेंगे। It includes all payments and benefits which the employees receive directly or indirectly from the employer. Compensation employs the 3 elements. तो अपने मालिक से जो वर्कर्स को जो भी बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो डायरेक्टली मिले चाहे वो इनडायरेक्टली मिले। डायरेक्टली मिले मतलब कि उनको कैश में वेजेस मिलेंगे, सैलरी मिलेंगे, और इनडायरेक्टली मतलब कि कई बार कुछ अदर बेनिफिट दे देते हैं, कोई फ्री में कोई चीज दे देते हैं, उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो वो सारे बेनिफिट्स इंक्लूड होंगे वेदर द एम्प्लॉयज गेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हैज 3 एलिमेंट, तो इसके 3 एलिमेंट्स होंगे। तो ये कंपनसेशन एम्प्लॉयज का मीनिंग था। तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज इज द रिवॉर्ड विच द एम्प्लॉयज गेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयर हैं उनको कैश में वेजेस देंगे, सैलरी देंगे। ठीक है, तो वो कैश में आएगा। तो इसके अंदर जो कैश में सैलरी मिली, वेजेस मिले, वो आएंगे। बोनस भी आएगा इसमें। ठीक है, जो एम्प्लॉयर उनको बोनस देंगे, या कई बार जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर्स होते हैं उनको कमीशन मिलती है, तो वो कमीशन भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो ये कैश में ही आएगा। वेजेस इन काइंड, वेजेस इन काइंड मतलब कि कई बार कैश के अलावा अदर बेनिफिट दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, रहने के लिए घर दिया, क्वार्टर दिया, उसका किराया नहीं लेता मालिक। ठीक है, इसी तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, लोन दे दिया लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इसी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज को आपको पता है वो
कार्ड बना होता है डिस्पेंसरी का, हॉस्पिटल का, तो उसका खर्चा मालिक उठाता है। तो मेडिसिन वगैरह का, प्री मेडिसिन हो गए, कई बार बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस वगैरह देते हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो ये कैश के अलावा है, इसलिए इसको बोला है वेजेस इन काइंड। तो इनकी भी हम क्या करते हैं, मनी वैल्यू निकालते हैं। मनी मतलब जैसे मेडिकल का बिल हो गया, कितने का एक महीने का बना, ठीक है, कितना रेंट का घर का किराया बनता है, तो उसका हम कैश वैल्यू निकालते हैं और उसको हम इंक्लूड कर देते हैं कंपनसेशन एम्प्लॉयज में। थर्ड नंबर पे आता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये 3 एस आते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मालिक जो है वो कई बार क्या करते हैं, उनका वर्कर्स जो है अपने वर्कर्स का इंश्योरेंस करवा देते हैं। उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देना पड़ता है वो ऑनर खुद अपने पास से देता है, ठीक है। इस तरह से मालिक का ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है मालिक का, तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो हम तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, देन इट विल बिकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन तीनों को ऐड कर। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट of domestic income is operating surplus. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस? देखो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। आपको पता है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट मिलता है, यहां पर देखो ध्यान से, लैंड को आपको पता है रेंट मिलता है। एंटरप्रेन्योर्स को वो बाद में लिखता हूं, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड हो गया। इनमें से मैं क्या करता हूं, वेजेस को डिडक्ट कर देते हैं। वेजेस हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फर्स्ट कंपोनेंट में वो चला गया। तो बाकी कितने बचे, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो सम टोटल ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो सिंपल में जैसे अगर शॉर्ट फॉर्म लिखूं, RIP, रिप हो गया, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अब यहां से डेफिनेशन देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। तो प्रॉपर्टी में जैसे लैंड को रेंट मिला, कैपिटल को इंटरेस्ट मिला, तो ये फर्स्ट 2 आइटम तो हमने प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर ली। और एंटरप्रेन्योरशिप जो अपना काम करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसको जो रिवॉर्ड मिला वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इन अदर वर्ड सम ऑफ, अच्छा रेंट के साथ रॉयल्टी भी एक वर्ड यूज होता है, रॉयल्टी के बारे में अभी समझाता हूं। रेंट एंड रॉयल्टी, कई बार अगर जैसे न्यूमेरिकल करते हैं तो रेंट के साथ अगर रॉयल्टी दिया होगा तो रेंट भी इंक्लूड करना है, रॉयल्टी भी इंक्लूड करना है। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। तो क्लियरली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 कंपोनेंट होते हैं। तो फर्स्ट आता है रेंट एंड रॉयल्टी। तो जैसे मैंने बताया कि रॉयल्टी जो है वो कभी कभी न्यूमेरिकल एग्जांपल में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आता है, ज्यादातर हमें रेंट ही दिया होता है। तो सबसे पहले तो आपने रेंट का मीनिंग समझना है, रॉयल्टी का यहाँ पर है। रेंट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कोई लैंड का मालिक है, बिल्डिंग का मालिक है, तो वो अपनी लैंड और बिल्डिंग किसी और को यूज करने के लिए देता है, तो उसके बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिलता है वो रेंट कहलाता है, ठीक है। रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट एज वेल एज इंप्यूटेड रेंट। तो रेंटल इनकम के अंदर एक्चुअल रेंट भी आएगा। एक्चुअल रेंट मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, वो किसी और को यूज करने के लिए थी, तो नेचुरली वो उसको रेंट पे करेगा, ठीक है, तो वो एक्चुअल रेंट हो गया। और इंप्यूटेड रेंट मतलब इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस या बिल्डिंग, ठीक है। तो कोई मकान मालिक है, उसने मकान को किसी और को किराए पे नहीं दिया, अपने मकान में खुद रह रहा है, तो उसका जितना भी मार्केट प्राइस के हिसाब से रेंट बनता है उसको हम इंप्यूटेड रेंट बोलेंगे। उस इंप्यूटेड रेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि रेंटल इनकम के अंदर दोनों तरह का एक्चुअल रेंट भी आएगा और इंप्यूटेड रेंट भी आएगा। इट इज रॉयल्टी। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स, जो जमीन के नीचे से चीजें जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, तो इनके राइट्स अगर गवर्नमेंट किसी और को देती है
और उसके बदले में गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिलती है। तो फॉर एग्जांपल ऑनर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट, लाइक जैसे मिनरल डिपॉजिट के जो ऑनर्स हैं, कोल माइंस के ऑनर्स हैं, आयरन ओर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये अपने राइट किसी और को देते हैं यूज करने के लिए, तो बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। तो इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ रेंटल इनकम, ठीक है। और इसके अलावा रॉयल्टी जैसे जो ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उन्होंने बुक लिखी अपनी, उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको भी रॉयल्टी बोलते हैं। और कोई अपना नाम किसी को यूज करने के लिए देता है उसको भी रॉयल्टी हम बोलते हैं। तो ये एक तरह से रेंटल इनकम है रॉयल्टी। नाउ इंटरेस्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट क्या होता है? तो जैसे बिजनेस के पर्पज से किसी प्रोड्यूसर को लोन दिया जाता है, तो उस लोन के ऊपर प्रोड्यूसर इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होगा उस इंटरेस्ट को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए लिखा है इंटरेस्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट। क्लियर हो गया? तो जब प्रोडक्शन यूनिट को फंड उधार दिया जाता है और उसके बदले में इंटरेस्ट लिया जाता है, तो उसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे। It included both actual interest as well as imputed interest of fund provided for investment. तो इसमें दोनों तरह का इंटरेस्ट आएगा, एक्चुअल इंटरेस्ट भी आएगा, जो अपने बैंक से पैसे उधार लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो एक्चुअल इंटरेस्ट है। और इम्प्यूटेड वैल्यू इंटरेस्ट की वो वैल्यू है कि जैसे एक शॉपकीपर है, उसने अपनी खुद की सेविंग यूटिलाइज करी या अपने पापा से पैसे उधार लेके शॉप में लगाए, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की मार्केट प्राइस बनता है जिसके हिसाब से, उसको हम इम्प्यूटेड इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू इंटरेस्ट, एक्चुअल में तो इंटरेस्ट किसी को पे नहीं कर चुका, एक्चुअल में तो वो किसी को इंटरेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन उस इंटरेस्ट की जो एक्चुअल वैल्यू बनती है उस इंटरेस्ट अमाउंट की, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर एक नोट है, इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली। जो सिर्फ प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए इंटरेस्ट होता है उसको हम इंटरेस्ट में इंक्लूड करते हैं। अगर हमने किसी बिजनेस के पर्पज से आपने लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हो, इसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंजम्पशन पर्पज से, जैसे कोई बीमार हो गया घर में, ठीक है, उसके लिए अगर हमने उधार लिए पैसे और उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हो, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो जो कंजम्पशन पर्पज के लिए होगा लोन, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप लोन लेते हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट में दो पॉइंट्स और हैं। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट। तो सबसे पहले आपने समझना है कि पब्लिक डेब्ट क्या होता है। जो पब्लिक डेब्ट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करती है, उस इंटरेस्ट को भी हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, ठीक है। एंड इंटरेस्ट पेड बाय वन फॉर्म टू अनदर, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपने समझना है कि व्हाट इज पब्लिक डेब्ट। तो पब्लिक डेब्ट क्या होता है? ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है जनरल पब्लिक से लोन लेती है। जैसे पोस्ट ऑफिस, कई बार आप गए हो तो वहां पर देखा होगा, किसान विकास पत्र परचेज करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो अगर गवर्नमेंट किसान विकास पत्र इशू करती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करती है, तो वो जनरल पब्लिक को लोन ले रही है, जनरल पब्लिक से लोन। जैसे अगर मैं 10,000 रुपीज के किसान विकास पत्र परचेज करता हूं पोस्ट ऑफिस से, तो मैं एक तरह से गवर्नमेंट को उधार दे रहा हूं, गवर्नमेंट मेरे से उधार ले रही है, और गवर्नमेंट मुझे कुछ सालों के बाद वो विद इंटरेस्ट पैसे वो वापस करेगी। जैसे मैंने 10,000 के अगर परचेज किए किसान विकास पत्र, तो मुझे उसके ऊपर लगभग 8-8.5 साल के बाद मुझे वो 20,000 रुपए मिलेंगे। तो 10,000 रुपीज तो मेरे ही वापस किए और 10,000 रुपीज गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया मुझे। तो इस लोन जो गवर्नमेंट को मैंने दिया, इसको बोलते हैं पब्लिक डेब्ट। इस पब्लिक डेब्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने मुझे 10,000 जो एक्स्ट्रा दिया वो इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे पैसों को यूटिलाइज किया। तो ऐसा होता है कि ये माना जाता है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन फ्रॉम जनरल पब्लिक
नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट बट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो जनरल पब्लिक से लोन ले रही है, इट इज एज्यूम कि वो लोन ले रही है वो कंजम्पशन पर्पज से ले रही है, इन्वेस्टमेंट के। भले ही वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे, लेकिन मैं माना जाता है कि उसने गवर्नमेंट ने कंजम्पशन पर्पज से वो लोन लिया था। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब लोन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, उसी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जो कंजम्पशन पर्पज के लिए हम लोन लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो इसी तरह से इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, तो गवर्नमेंट पब्लिक डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट देती है, उस इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो गवर्नमेंट लोन ले रही है नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट बट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर। अगर एक फर्म दूसरी फर्म को इंटरेस्ट देती है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये फर्म के इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना। नाउ ऑपरेटिंग सरप्लस का लास्ट कंपोनेंट आता है प्रॉफिट। ठीक है, तो व्हाट इज प्रॉफिट? तो यहां पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि प्रॉफिट वो होता है कि जैसे शॉपकीपर है, उसने 10 रुपीज की कोई चीज परचेज करी और उसको वो 20 रुपीज में सेल कर देता है, तो 10 रुपीज उसके बच गए, ये प्रॉफिट है। तो जनरली हम यही मान के चलते हैं कि इतने की चीज खरीदी और उसको ज्यादा अमाउंट में सेल कर दिया, ये प्रॉफिट है। लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, यहां पर हम उसी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल प्रॉफिट है, विच इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं मीनिंग क्लियर करूं कि प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसको अपने काम के बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है वो प्रॉफिट है। ठीक है, अब जिस तरह से एक लेबर है, वो काम करता है, वो दिखता है कि सारा दिन काम कर रहा है, सुबह 8 बजे पहुंचा और रात को 9 बजे जा रहा है, सारा दिन उसने काम किया, बहुत मेहनत कर रहा है, मशीन चला रहा है, तो उसको अपने काम के बदले में वेजेस मिल गए। ठीक है, इन द सेम वे एंटरप्रेन्योर इज आल्सो वर्किंग। अब वो लगता है कि वो तो घर से निकला है और सीट पे आके बैठ गया, तो आप मुझे बताओ कि क्या उसके बिना काम चल सकता है? अगर मालिक ही नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर ही नहीं होगा, एंटरप्राइज ही नहीं होगा, तो क्या काम चल जाएगा? वही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह पे इकट्ठा करता है एंड ही स्टार्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बिना तो लेबर भी काम नहीं करेगा। लेबर तो एक बार को काम करके घर चला जाएगा, लेकिन वो फिर भी उसका घर जाने के बाद भी उसका दिमाग चलता रहेगा, वो सोचेगा मैं अपने प्रॉफिट को कैसे कम बढ़ाऊं, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाऊं, लेबर कैसे ज्यादा काम करे, तो उसका या कहां से मैं रॉ मटेरियल परचेज करूं जो मुझे चीप रेट पे मिल जाए, कहां पर मैं फिनिश गुड्स को एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल करूं कि जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, तो उसका दिमाग तो मतलब वो लेबर से ज्यादा काम करेगा, तो उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया होगा प्रॉफिट क्या होता है। ये नॉर्मल प्रॉफिट है विच इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यही यहाँ पर लिखा है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है ओनर, इसलिए उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वो प्रॉफिट है। इट इज द residual income which an entrepreneur earns after paying all the other factors of production। तो ये उसकी बची हुई इनकम है, वो सेल करता है, जैसे उसने पेन बनाए, पेन को सेल किया, सेल करके जो उसको रेवेन्यू मिलेगा उसमें से वो लैंड को रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट देगा, और जो बच जाएगा अपने पास वो प्रॉफिट रखेगा। ठीक है, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देने के बाद उसको जो बचेगा। The profit earned by an entrepreneur is used for 3 purpose। एक एंटरप्रेन्योर के पास जो प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को 3 पर्पज से यूज किया जाता है, और यू कैन से दैट प्रॉफिट हैज 3 कंपोनेंट। एक तो है डिविडेंड। तो सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विद द
एंटरप्रेन्योर डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स। एंटरप्रेन्योर जिसको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और एक प्रॉफिट का ये एक हिस्सा होता है जिसको कि कंपनी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। डिविडेंड तो वो पार्ट है जिसको कि कंपनी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और ये गवर्नमेंट को दे देती है कॉर्पोरेट टैक्स। और रिटेन्ड अर्निंग इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर और व्हाट इज सरप्लस ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। 2-3 नाम है इसके। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच द कंपनी does not distribute to shareholders. The company retained such profit with itself for the emergency expenditure or for the growth and development of the company. तो इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। इसको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट थे। इसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम। नाउ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम इज मिक्स्ड इनकम। It is the last component of domestic income. So what is mixed income? तो नाम से ही पता लगता है ये मिक्स इनकम है। इसमें लैंड का रेंट भी इंक्लूड है, लेबर के वेजेस भी इंक्लूड है, कैपिटल का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी इंक्लूड है, इसलिए इसको मिक्स इनकम बोला है, ठीक है। तो इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एटसेट्रा। तो जो नाम से ही पता लगता है जो ओन अकाउंट वर्कर्स हैं, जो अपना खुद का कोई काम करते हैं, दरअसल इसका पूरा नाम है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। जैसे एक फार्मर है, अब उसका खुद का अपना फील्ड है, अपना खेत है, अपने खेत के अंदर वो अपने ही पैसे लगाता है, ठीक है, अपने आप ही लेबर करता है, अपने आप ही मेहनत करता है, ठीक है। तो उसको अपने काम के बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको मिक्स इनकम बोलते हैं, ठीक है। So it is the income generated by own account workers like farmers, barbers, etc. and unincorporated enterprises like retail traders, small shopkeepers, etc. तो जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं है, ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे जैसे शॉपकीपर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, इनको जो इनकम होती है इसको मिक्स इनकम बोलते हैं। It is term used for any income that has elements of more than one type of factor income. जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें लैंड का रेंट भी इंक्लूड है, लेबर के वेजेस भी इंक्लूड है, कैपिटल का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड। सारी तरह की फैक्टर इनकम इसमें इंक्लूड होती है। दिस इनकम अराइजेज फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस whose income include wages, rent, interest and profit। ये मैंने बता दिया। तो इसमें ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की इनकम होती है जो अपना खुद का कोई काम धंधा करते हैं, अपने काम में अपनी कैपिटल लगाते हैं, अपनी लेबर लगाते हैं, अपना सब कुछ लगाते हैं, अपनी लैंड लगाते हैं। तो इसमें लैंड का रेंट भी इंक्लूड है, वेजेस भी इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ठीक है। और ये जो वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है तो एनी पर्सन कैन नॉट सेपरेट दिस इनकम। वो अलग अलग नहीं बता पाएगा कि मेरे वेजेस कितने हैं, मेरा इंटरेस्ट कितना है, तो अलग अलग वो नहीं बता पाएगा, इसलिए इनकी इनकम को हम मिक्स इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर रनिंग ए शॉप एट इज ओन प्लेस, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, एक शॉपकीपर, उसकी अपनी शॉप है, अपनी शॉप पे वो अपनी शॉप चला रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा मैं डिटेल से समझाता हूं आपको। जैसे एक शॉपकीपर है, अब उसकी शॉप अपनी है, कोई रेंट नहीं किसी को पे कर रहा, उसकी अपनी शॉप है, ठीक है, अपनी परचेज करी थी उसने, अपनी शॉप है, किसी को रेंट परचेज नहीं कर रहा। अपनी शॉप में उसने कोई लेबर भी नहीं रखा, खुद ही काम कर रहा है, खुद ही वो कस्टमर से डील कर रहा है, ठीक है। अपनी शॉप में उसने कैपिटल भी खुद लगाई है, पैसा खुद लगाया, किसी बैंक से उधार नहीं लिया, किसी अपने फ्रेंड से उधार नहीं लिया, अपनी पैसे अपनी सेविंग यूटिलाइज करी है। तो उसकी कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, वो किसी और को पे नहीं कर रहा, ठीक है। और अपनी शॉप में वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है।
तो उसको आप पूछते हो, वो स्मॉल शॉपकीपर है, वो उससे आप पूछते हो कि आप मंथ के कितने रुपीज अर्न कर लेते हो, तो वो कहता है मैं मंथ के 50,000 रुपीज अर्न कर लेता हूँ। ठीक है, वो महीने के 50,000 रुपए अर्न कर लेता है। अब आप उससे पूछो कि तुम्हारी अपनी दुकान है तो अपनी दुकान का कितना किराया देता है। एक्चुअल में तो किसी को देता नहीं, उसका जो रेंट होगा वो इम्प्यूटेड होगा। ठीक है, और आपको पता है इम्प्यूटेड रेंट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो उसकी शॉप का कितना रेंट बनता है, ठीक है, वो उसके सारे 50,000 में उसका रेंट भी इंक्लूड है, और उसका खुद जो मेहनत कर रहा है, लेबर नहीं रखा हुआ, उसकी लेबर के वेजेस भी इंक्लूड है इसमें 50,000 में। और इस 50,000 के अंदर उसने जो कैपिटल अपनी यूटिलाइज करी है अपने बिजनेस में, उस कैपिटल का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है और उसका खुद का प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो इसमें चारों तरह की इनकम इंक्लूड है उसकी 50,000 की अर्निंग में। वो अलग अलग नहीं बता पाएगा कि उसकी शॉप का कितना रेंट है, लेबर के कितने वेजेस हैं जो मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसकी कैपिटल का कितना इंटरेस्ट है, वो अलग से बता नहीं पाएगा। तो इस तरह के लोगों की इनकम को मिक्स इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये मिक्स इनकम का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अबाउट 52% पीपल इन इंडिया मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड उनको होती है, वो खुद का अपना काम करते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज के अंदर ये मिक्स इनकम का कंसेप्ट नहीं होता। डोमेस्टिक इनकम को मेजर करने में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन इंडिया में मिक्स इनकम का कंसेप्ट रखा गया है, क्योंकि बहुत से लोग मिक्स इनकम मतलब इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो उनकी इनकम मिक्स इनकम होती है। नाउ स्टेप्स ऑफ नेशनल इनकम। स्टेप 1, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट। तो हमारा पहला स्टेप आता है कि जितनी भी एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि इनको कितनी इनकम मिली, इनकी फैक्टर इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टर इनकम जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, मिक्स इनकम कितनी है, ये कैलकुलेट करेंगे, इनका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो कंपनसेशन अमाउंट का एम्प्लॉयज का हमने अमाउंट कैलकुलेट किया, ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट कैलकुलेट किया, मिक्स इनकम का अमाउंट कैलकुलेट किया, इसको प्लस कर देंगे थर्ड स्टेप में, एंड वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू कंपनसेशन एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, पहले तो एस्टिमेट एनएफआईए कि एनएफआईए कितना है। ठीक है, आपको पता है एनएफआईए कैसे निकालते हैं। एनएफआईए कैलकुलेट करने के लिए इनकम, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो एनएफआईए कैलकुलेट करते हैं, उस एनएफआईओ को डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं और लास्ट में हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। तो इक्वेशन की फॉर्म में नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, एंड डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपीएफसी। तो डोमेस्टिक इनकम में हमने नेशनल एनएफआईए ऐड कर दिया और हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। नाउ प्रीकॉशंस ऑफ इनकम मेथड व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो कुछ प्रीकॉशंस अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, कुछ हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ठीक है, इनका ध्यान नहीं रखेंगे इन बातों का तो नेशनल इनकम का रॉन्ग एस्टिमेशन हो जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीकॉशन इज ट्रांसफर इनकम इज नॉट टू इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे तो ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये भी आपको पता है कि सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करके जो इनकम मिलेगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू जो है वो पहले से जिस साल ये नई बनी थी, जिस साल ये न्यू मैन्युफैक्चर हुई थी, उस साल के नेशनल इनकम में उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। अब हम मतलब ये करंट फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती, ये करंट इनकम नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आता है सेकेंड हैंड गुड्स में ही,
However, any commission received by brokers or commission agents on sale of such goods will be included as it is current income for rendering productive activities. लेकिन सेकेंड हैंड इनकम को सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करवाने के लिए जो कमीशन एजेंट है उसको कमीशन मिलेगी, ब्रोकरेज मिलेगी, उस कमीशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो उसको अपनी करंट इनकम है, अपनी करंट सर्विसेज से इनकम मिल रही है, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, उसको कमीशन जो मिलेगी। जैसे फ्लैट्स है, मकान है, तो जैसे एक फ्लैट है चाहे वो 10 बार बिके, 10 बार अगर कमीशन मिलती है कमीशन एजेंट को तो हर बार उसकी कमीशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स से बेच के जो जितने पैसे मिले, जो अमाउंट मिला, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। भले ही आपने कोई फ्लैट 10 लाख रुपीज में परचेज किया था और आज की डेट में आप उसको 1 करोड़ रुपीज में सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना बिकॉज इट इज ए कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड एज देयर आर ओनली फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉट रियल एसेट। तो जो शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स होते हैं इनको सेल करके जो इनकम मिलती है उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज जो ये शेयर्स हैं, बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, दे आर नॉट रियल एसेट्स, दे आर ओनली फाइनेंशियल एसेट्स, these are only paper claim, these are not included in the estimation of national income. However, यहाँ पर भी एक बात आती है, any commission or brokerage on such financial assets is included. लेकिन इन फाइनेंशियल एसेट्स को बिकवाने के लिए, शेयर को बिकवाने के लिए, बॉन्ड्स को खरीदने पे जो कमीशन एजेंट को कमीशन मिलती है उस कमीशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में मिल रही है, उसकी करंट इनकम है, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो ये आपको शेयर बॉन्ड का टॉपिक क्लियर हो गया। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ शेयर बॉन्ड का टॉपिक। तो जैसे हम किसी कंपनी के, अगर मैं चाहूं कि मैं 10,000 करोड़ रुपीस के शेयर इशू कर दूं तो क्या मैं कर सकता हूं? ठीक है, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है, जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी शेयर इशू करती है, तो जितने रुपीस के उसने शेयर इशू किए उतने रुपीस के उसके पास फिजिकल एसेट्स भी होने चाहिए, उतने रुपीस की उसकी कंपनीज, उसकी मशीनें, कारखाने, उसके पास सारे फिजिकल एसेट्स होने चाहिए, वो रियल एसेट्स बोलेंगे। तो जो रियल एसेट्स हैं जिनके बेस के ऊपर उस कंपनी ने शेयर इशू किए, उस रियल एसेट्स, जैसे मैं 10,000 करोड़ रुपीस के रियल एसेट्स की बात कर रहा हूं, तो उसके पास वो पहले से ही वो रियल एसेट्स अवेलेबल हैं। वो रियल एसेट्स जिनके बेस के ऊपर उसने शेयर इशू किए उनकी वैल्यू हम ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर चुके हैं रियल एसेट्स की, और उसके बेस के ऊपर हम शेयर इशू कर रही है वो कंपनी, उसकी वैल्यू को भी इंक्लूड कर लें तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। 10,000 रुपीस के, करोड़ रुपीस के रियल एसेट्स हो गए और 10,000 करोड़ रुपीस के शेयर्स हो गए। तो शेयर्स की वैल्यू तो सिर्फ पेपर क्लेम्स है, तो दैट इज वाई दीज आर ओनली फाइनेंशियल एसेट्स, दीज आर ओनली पेपर क्लेम्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। और यहां पर एक बात और मैं बता दूं, लेकिन यही शेयर बॉन्ड्स अगर किसी फॉरेन कंपनी के हों, अमेरिका के हों, इंग्लैंड के हों, किसी अदर फॉरेन कंट्री के हों, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारे लिए तो वही शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स हमारी कंट्री के लोगों के लिए वही रियल एसेट्स हैं, उसको हम बेच के फॉरेन कंट्री से रियल एसेट परचेज कर सकते हैं। तो अपनी कंट्री के शेयर बॉन्ड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, अदर कंट्री के अगर होंगे तो उसको करेंगे। ठीक है, और कमीशन का मैंने पॉइंट पहले से एक्सप्लेन कर दिया। और प्रिकॉशन इज विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। विंडफॉल गेन होती है जैसे हमें लॉटरी से पैसे मिल गए, हॉर्स रेस से पैसे मिल गए, गैम्बलिंग में पैसे आपने जीत लिए, या सड़क में पड़े हुए कहीं पैसे मिल गए, ये विंडफॉल गेन है। तो इस विंडफॉल गेन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे एज दीज आर नॉट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कोई प्रोडक्शन नहीं करी, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये विंडफॉल गेन है, इसी तरह से जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, जो स्मगलर्स हैं, बहुत से पैसे कमाते हैं, उनकी इनकम, तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी से इनकम मिलती है उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर पॉइंट है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड।
प्रोडक्शन यूनिट जो है का ऑनर, तो जैसे कंपनी है उसका मालिक है, तो उसका जो मालिक है उसने कोई मैनेजर को काम पे अडॉप्ट नहीं कर रखा, मैनेजर को रखा नहीं हुआ, तो मैनेजर का काम वो खुद संभाल रहे हैं। तो मैनेजर की जितनी भी सैलरी बनती है उसकी सैलरी को, भले ही वो किसी को नहीं दे रहा सैलरी, उस सैलरी की इंप्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। समझ आ गया पॉइंट। और प्रोडक्शन यूनिट का ऑनर है, वो काम कर रहा है अपनी कंपनी में एज ए मैनेजर, तो उसकी, या कोई और काम कर रहा है, तो उसकी जितनी भी सैलरी बनती है, अगर वो मैनेजर सच में रखता तो उसको सैलरी देनी पड़ती। कितनी सैलरी देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस, तो उस सैलरी को इंप्यूटेड वैल्यू उसकी निकालते हैं, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। 6 पॉइंट है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। कई बार पास्ट सेविंग, पहले पैसे बचा रखे हैं, उसमें से आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो करंट इनकम नहीं है, वो तो पास्ट सेविंग से बचे हुए आपके पैसे, उनको यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे लाइक डेथ ड्यूटी हो गई, गिफ्ट टैक्स हो गया, इंटरेस्ट टैक्स हो गया, एटसेट्रा, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग एंड डू नॉट एड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि ये जो है पास्ट सेविंग में से दी जा रही हैं और गुड्स एंड सर्विसेज के करंट फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती। तो ये मैंने आपको नेशनल इनकम को मेजर करने का इनकम मेथड आपको कंप्लीट करवा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।